Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 27th and 28th of January 2022. कल न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं दे पाया था बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लिकेशन, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. दोनों दिनों का न्यूज़पेपर एनालिसिस आज हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है ना. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना. इनके जवाब आपको देने हैं. पहला सवाल है, इफ एन इकोनॉमी इनिशियली हैज़ अ बैलेंस्ड बजट बट its transfer payments increases, what happens to the budget balance and national debt? आपको बताना है कि अगर किसी एक कंट्री ने बैलेंस्ड बजट लिया था लेकिन फिर उसकी बाद में ट्रांसफर पेमेंट बढ़ जाती है. ट्रांसफर पेमेंट याद रखिएगा, इट्स ट्रांसफर पेमेंट. तो क्या होगा बजट के साथ? तो यहाँ पे ऑप्शंस है, देयर विल बी अ बजट सरप्लस, नेशनल डेट विल डिक्रीज, there will be a budget deficit, national debt will increase, there will be a budget deficit, no impact on national debt, and there will be a budget surplus, no impact on national debt. Question number 2 is, which of the following statement best describes the effect of a tariff? tariff का effect इनमें से कौन सा best explain कर रहा है? It decreases the quantity of a good bought in a country and decreases the tax revenue. सेकेंड है, इट डिक्रीजेज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ अ गुड एंड हैज नो इफेक्ट ऑन इट्स टोटल प्रोडक्ट सरप्लस. इट इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड बॉट इन अ कंट्री एंड इंक्रीजेज द टैक्स रेवेन्यू, या इट इंक्रीजेज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ द गुड्स एंड डिक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. तो आपको बताना इनमें से क्या होगा अगर कोई कंट्री टैरिफ लगाती है तो, ठीक है ना. तीसरा सवाल है, विद रेफरेंस टू स्पॉट बिल्ड पेलिकन. स्पॉट बिल्ड पेलिकन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है. पहला कह रहा है, within Indian territory the bird is found to breed only in peninsular India. दूसरा है, इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज. तो आपको बताना है इनमें से क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना. 1 only, 2 only, both या none. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below, है ना. इकोनॉमी वाले क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है. इकोनॉमी कंसेप्ट बताता हूँ. देखो, पहला था कि अगर बजट बैलेंस्ड है और ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज हो रही है. अब देखो, ट्रांसफर पेमेंट मतलब जो गवर्नमेंट जो देने वाला पैसा ना वो बढ़ रहा है. तो जब गवर्नमेंट को देने वाला एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बाहर से कहीं से पैसा लेना पड़ेगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये बजट डेफिसिट हो जाएगा. बजट डेफिसिट मतलब कमी हो जाएगी ना अपने पास बाकी चीजों के लिए. तो आंसर होगा बजट डेफिसिट तो होगा. तो मतलब अब इसमें बी और सी दोनों हो सकते हैं, लेकिन नेशनल डेट भी तो इंक्रीज होगी ना. इट विल इंक्रीज द नेशनल डेट. तो बजट डेफिसिट विल बी देयर एंड नेशनल डेट विल इंक्रीज. बी विल बी द आंसर. और दूसरा सवाल था कि टैरिफ आएगा लगता है तो क्या होता है. देखो, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ. सपोज बाहर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, सपोज करो बाहर से कोई प्रोडक्ट आ रहा है. अब मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायग्रामेटिकली. सपोज कोई प्रोडक्ट एक्स है, वो किसी कंट्री सी से आ रहा है ना. अब हमने एक्स पे टैरिफ लगा दिया, 10 रुपये एक्स्ट्रा लगा दिया, 10 रुपीज़ का टैरिफ लगा दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डोमेस्टिक मार्केट है, अब सपोज करो सी वाले जो थे एक्स को, वो बेच रहे थे 50 रुपये में बेचना चाहते थे, बट 10 रुपये का और टैरिफ लग गया. इसका मतलब 60 रुपए की इसकी कीमत हो गई. तो डोमेस्टिक मार्केट में तो इनको 60 पे ही बेचना पड़ेगा ना, ताकि जो इन्होंने टैरिफ दिया वो अपना रिकवर कर लें. तो कुल मिलाकर के एक तो हमको समझ में आ गया कि अगर टैरिफ लगता है, अगर टैरिफ लगेगा तो डोमेस्टिक मार्केट में जो प्राइस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. ये हमने देख लिया टैरिफ का. अब आप ये सोचो कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में इनकी प्राइस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी कंट्री है वो क्या करेगी. दूसरी कंट्री क्या करेगी, कुछ प्रोडक्ट्स कम भेजेगी यहाँ पे, है ना. उनको लगेगा कि यार इस मार्केट में तो टैरिफ लग रहा है, अब हमारा गुड्स तो कॉम्पिटिटिव रह नहीं रहे, तो वो यहाँ पे कम प्रोडक्ट भेजेंगे, है ना. इसका मतलब है कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई भी कम रहेगी. तो इसका मतलब इसका आंसर है ये क्या हो जाएगा. देखो, डी वाला ऑप्शन देखो, इट इंक्रीजेस द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ अ गुड, डोमेस्टिक प्राइस एंड डिक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. और अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो कंसेप्ट पकड़ना इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट पकड़ना. अगर वो आपने पकड़ लिया तो समझ लो मजा आ जाएगा, ठीक है ना. So that is the thing which is important. I hope you got clarity regarding this. Now आगे मूव करते हैं. सेंट्रल एशिया मीट फॉर्म्स अफगान ग्रुप. अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विद द सेंट्रल एशियन लीडर्स. जो सेंट्रल एशियन लीडर्स हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की और उसमें उन्होंने ये प्रॉब्लम बताई कि भैया जो एक्सेस है सेंट्रल एशिया की टू इंडिया वो बहुत ही डिफिकल्ट हो रही है, ठीक है ना. तो इन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई. अब आप सबको पता है कि जब बीच में हमने जैसे
चाबहार पोर्ट भी बनाया था। देखो जो चाबहार पोर्ट था, चाबहार पोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? चाबहार पोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम सेंट्रल एशिया में हमको एक्सेस मिल जाए, है ना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में हमको एक्सेस मिल जाए वाया अफगानिस्तान एंड ऑल। बट प्रॉब्लम कब शुरू हो गई? प्रॉब्लम तब शुरू हो गई जब ये आपका अफगानिस्तान में तालिबान ग्रुप आ गया। अब अफगानिस्तान में तालिबान ग्रुप के आने से भी नुकसान है। हमको क्या प्रॉब्लम है भैया कि तालिबान के साथ हमारी ज़्यादा दोस्ती है नहीं, तो ऐसे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का एक बार रिप्रेजेंटेशन मैं आपको ऐसे डायग्रामेटिकली दे दूँगा। देखो मैंने मैप तो खोला नहीं है, तो मैं आपको ऐसा डायग्रामेटिकली बहुत रफ उसमें क्रूड में बताता हूँ। देखो अगर आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो इस तरीके से कुछ आपको पहले एक कंट्री मिलेगी, है ना, और आपको यहाँ पे इस तरह से एक और कंट्री मिलेगी, और फिर यहाँ पे आपको इस तरह से एक और कंट्री मिलेगी, और फिर आपको यहाँ पे एक और कंट्री इस तरीके से मिलेगी, फिर इधर आपको एक कंट्री मिलेगी। ये जो सबसे ऊपर वाली कंट्री है ना, ये कजाकिस्तान है। दिस इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान आप देख लीजिए, मैप भी खोल लीजिए। मेरे हिसाब से आप मैप खोल लेंगे तो आपको ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर आपको ऊपर यहाँ पे कजाकिस्तान दिख जाएगा। फिर कजाकिस्तान से जस्ट जुड़ा हुआ आपको नीचे ये जो पार्ट है ना, ये उज्बेकिस्तान का पार्ट है। तो कजाकिस्तान से जस्ट जुड़ा हुआ नीचे उज्बेकिस्तान है, और यहाँ पर ये जो वाटर बॉडी ये आपका कैस्पियन सी है, ठीक है ना। तो कैस्पियन सी को आपका उज्बेकिस्तान तो टच नहीं करता है, वैसे उज्बेकिस्तान टच नहीं करता है कैस्पियन सी को, याद रखिएगा, लेकिन कजाकिस्तान करता है, और दूसरा तुर्कमेनिस्तान करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज में कौन सी इंपॉर्टेंट दो कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी को टच करती हैं। एक तो आपका हो गया कजाकिस्तान, वन इज कजाकिस्तान, सेकंड वन इज आपका तुर्कमेनिस्तान, और तीसरा आपका ईरान भी टच करता है, ठीक है ना। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, ये तीनों कंट्रीज कैस्पियन को टच करती है। और ऊपर मैंने आपको बताया कि ये ऊपर आपको कजाकिस्तान दिखेगा, कजाकिस्तान आपको इस तरह से दिखेगा, उसके नीचे आपको जुड़ा हुआ उज्बेकिस्तान दिखेगा, दिस इज उज्बेकिस्तान। फिर आपको यहाँ पे इस साइड पे आपको यहाँ पे किर्गिस्तान दिखेगा, दिस इज किर्गिस्तान, एंड उसके नीचे जस्ट यहाँ पे तजिकिस्तान दिखेगा, तजिकिस्तान, ठीक है ना, इधर तजिकिस्तान दिखेगा। और फिर ये तजिकिस्तान हो गया आपका ये उज्बेकिस्तान हो गया, आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये तीनों याद रखिएगा ये अफगानिस्तान को टच करते हैं। कौन कौन से? तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये आपका तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये तीनों आपके किसको टच करते हैं? तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और किर्गिस्तान, याद रखिएगा, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान। ये चार कंट्रीज आपको याद रखनी है जो कि आपके किसको टच करती हैं? ये अफगानिस्तान को टच करती हैं। तीन ही करती है, या कजाकिस्तान, ये किर्गिस्तान हटा देना, सॉरी इसमें किर्गिस्तान, मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, ये लास्ट वाला फैक्ट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मेरे को मैप की क्लैरिटी भी मेरे को नहीं याद आ रहा था। इसमें याद रखिएगा अफगानिस्तान को टच करने वाले जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो याद रखिएगा आप। एक तो है आपका ताजिकिस्तान, इसको लिख लीजिए तजिकिस्तान, दूसरी आप लिख लीजिए उज्बेकिस्तान, तीसरी आप लिख लीजिए तुर्कमेनिस्तान। तो अफगानिस्तान को तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान टच करता है। फिर नीचे साइड आपको पता है अफगानिस्तान को पाकिस्तान टच करता है, और इधर साइड मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे ईरान टच करता है, ठीक है ना। तो ईरान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, और यहाँ पे आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया। किर्गिस्तान नहीं करता है, इसको याद रखिएगा। किर्गिस्तान किसको करता है? किर्गिस्तान आपका उज्बेकिस्तान को करता है, तजिकिस्तान को करता है, चाइना को करता है, और कजाकिस्तान को करता है, ठीक है ना। किर्गिस्तान किसको करता है? कजाकिस्तान को, उज्बेकिस्तान को, तजिकिस्तान को और चाइना को करता है। उज्बेकिस्तान किसको करता है? उज्बेकिस्तान ऊपर करता है कजाकिस्तान को, नीचे करता है तुर्कमेनिस्तान को, ईस्टर्न साइड पे करता है किर्गिस्तान को और तजिकिस्तान को, और नीचे अफगानिस्तान को। तो ये आपको थोड़ा सा मैंने चीज बता दिया, इसको लिख लीजिएगा, जो जो पार्ट मैंने बोले हैं चीजों के वो आप लिख लीजिएगा। अब यहां पे काफी मेन इशू था ये डिस्कस करने का कि इंडिया बोल रहा था कि भैया सेंट्रल एशिया में हम एक्सेस कैसे करें, मतलब पहुंचे कहां, कैसे वहां तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ब्रॉडर टर्म्स में देखा जाए तो लीडर्स ने बात की है इसमें, और उन्होंने बेसिकली ब्रॉडर टर्म दे हैव आर एग्रीड टू सेट अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप, यहाँ पे उन्होंने जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। और ये बेसिकली किस चीज को, इशू को रिजॉल्व करेगा? ये इस इशू को रिजॉल्व करेगा कि प्रॉपरली एक कंट्री दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट हो पाए और उनको प्रॉपर एक्सेस मिल पाए, साथ ही साथ जो दूसरे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंसेस हैं वो प्रोवाइड करने की बात यहां पे की गई अफगानिस्तान में, स्पेशली चाहे कॉम्बैट टेररिज्म हो, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे वुमेन के राइट्स को प्रिजर्व करने की बात हो, चाहे चिल्ड्रन और माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रिजर्व करने की बात हो। तो यहां पे भी जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की बात की गई है।
ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियस सी बात है, जो मेन चीज है वो कोऑपरेशन की बात है कि इंडिया जो है दूसरी कंट्रीज के साथ किस तरीके से कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, वो इशू भी था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो थे वो सेंट्रल दे आर प्लानिंग टू बिल्ड अ सेंट्रल एशिया सेंटर, ये एक बनाने की बात चल रही है। देयर इज अ प्लान टू बिल्ड अ सेंट्रल एशिया सेंटर इन न्यू दिल्ली। सेंट्रल एशिया सेंटर बनाया जाएगा, कहां पे बनाया जाएगा? न्यू दिल्ली में बनाया जाएगा। एंड दिस इज अगेन हैज बीन प्लान्ड एज पर द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान एंड द चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है ना। तो दे आर ऑल्सो अनाउंस 2 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स, 2 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाने की बात की, एक अफगानिस्तान के लिए, एक चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है क्योंकि जो हमारी एक्सेस है सेंट्रल एशिया में वो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट के थ्रू, चाबहार पोर्ट के थ्रू काफी इजीली और काफी अच्छे से हो पाएगी। सो फॉर दैट रीजन, तो एक एक चीज का रीजन है, मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, है ना। एयर इंडिया बैक इन टाटा ग्रुप हैंगर, अब ये इंपॉर्टेंट है, टाटा ग्रुप के पास आ गई है फाइनली जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स थे उसकी प्रोसेस को गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर दिया है। यूनियन गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दिए अपने शेयर्स इन एयर इंडिया along with the control and management to the Tata Sons subsidiary Thales। तो याद रखिएगा, कंपनी का नाम याद रखिएगा, टाटा सन की जो सब्सिडियरी है Thales। तो ये जरूर याद रखिएगा, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम होगा तो आपसे वो टाटा ग्रुप नहीं पूछेगा, वो आपसे Thales पूछेगा। ठीक है ना। तो रिमेंबर द नेम ऑफ दिस टाटा सन सब्सिडियरी Thales ग्रुप, और इसी को दिया गया है। नाउ द एयरलाइन हैज बीन अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग फ्रॉम 1953। जो एयर इंडिया है, इट हैज बीन अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इन 1953। तो बहुत अच्छी होती है एयर इंडिया। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आप लोग जो भी ये कॉमेडियंस और ये सब बोलते हैं ना कि उसमें बूढ़ी बूढ़ी ये और जो भी बोलते हैं, वो सब बिल्कुल चेंज हो चुका है रिसेंटली। मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो और ज़्यादा अच्छी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी, स्पेशली इफ़ यू आर इन डिफेंस फोर्सेज एंड ऑल, तो बहुत अच्छी है। दूसरा, अब सर्विस के मामले में भी इट इज़ वेरी गुड, बट इट इज़ फार बेटर देन इंडिगो, इट इज़ फार बेटर देन विस्तारा, इट इज़ फार बेटर देन दैट। तो काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट एयर इंडिया ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो अब आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, इफ यू डू दैट, तो गिव अ चांस टू एयर इंडिया एज वेल, दैट्स वेरी गुड, है ना। एयर इंडिया तो 1953 से ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रूप में काम कर रही है। एंड द ट्रांजैक्शन कवर्स एयर इंडिया, ये जो इसमें जो ट्रांसफर हुए शेयर में एयर इंडिया कवर्ड है, एयर इंडिया एक्सप्रेस है और गवर्नमेंट का जो 50% स्टेक है इन द ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एआई सैट्स में जो 50% वो तीनों चीजें ट्रांसफर कर दी गई हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तो यहाँ पे देख लिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1932 में टाटा ग्रुप फाउंडर जेआरडी टाटा लॉन्चेस नेशंस फर्स्ट कैरियर टाटा एयरलाइंस। तो 1932 में टाटा ग्रुप ने लॉन्च की थी टाटा एयरलाइंस। 1946 में द एविएशन डिवीजन ऑफ टाटा सन्स इज लिस्टेड एज एयर इंडिया। जो एविएशन डिवीजन था टाटा सन्स का, उसको एयर इंडिया के रूप में लिस्ट किया गया। 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में ला दिया गया। ठीक है ना। एंड 1994-95 के टाइम में फिर एयर इंडिया अपना मार्केट लूज करने लगा क्योंकि नए नए प्लेयर्स आने लगे, है ना। एंड वाजपेयी गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स बिड टू सेल 40% स्टेक्स इन द एयरलाइन। 2001 में फेल हो गए। फिर 2007 में एयर इंडिया मर्जर्स विद इंडियन एयरलाइंस स्टार्ट्स इनकरिंग लॉसेज अगेन। ठीक है ना। फिर 2018 में भी इसकी मतलब वही रिडिस्ट्रीब्यूशन करने का सोचा, लेकिन वहां पे भी डिसइन्वेस्टमेंट में भी कोई आया नहीं था, नो बिड्स रिसीव्ड। फिर गवर्नमेंट फ्लोट्स ईओआई टू सेल 100% स्टेक। फिर गवर्नमेंट ने फिर बोला कि भैया हम 100% स्टेक सेल करेंगे। फिर टाटा ग्रुप स्पाइस जेट प्रमोटर अजय सिंह दे पुट द फाइनेंशियल बिड्स, और उसमें टाटा ग्रुप जो है विनिंग बिड थी टाटा ग्रुप की। एंड फाइनली टाटा ग्रुप ने इसको जीता। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। टाटा अच्छे से चलाता भी है, टाटा तो फिर अपना इंडियन ब्रांड ही है एक तरीके से। दैट्स वेरी गुड। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। कंडीशन ऑफ मुल्ला पेरियार डैम सेटिस्फैक्ट्री, सीडब्ल्यूसी टेल्स द कोर्ट। तो यहाँ पे सीडब्ल्यूसी याद रखिएगा, यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है, सेंट्रल वाटर कमीशन, उसने कहा है कि भैया जो आपका मुल्ला पेरियार डैम है उसकी कंडीशन अभी सेटिस्फैक्टरी है, उसमें बिल्कुल ऐसा कोई खतरा नहीं है कि वो टूट जाएगा, वो गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने ये चीज बताई है। अब सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सेंट्रल वाटर कमीशन है क्या। सेंट्रल वाटर कमीशन के अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इट इज द प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज की फील्ड में याद रखेगा, इसको मैं जो टर्म बता रहा हूँ, कीवर्ड्स बता रहा हूँ, वो लिख लीजिएगा। वाटर रिसोर्सेज के टर्म में, वाटर रिसोर्सेज के टर्म में ये प्रीमियर और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की। एंड इट इज प्रेजेंटली अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। याद रखिए, एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में काम करता है, किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ
वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो ये भी आपको याद रखना है कि इट इज वर्किंग एज अटैच्ड ऑफिस टू द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसको हिंदी में आप लोग अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो केंद्रीय जल आयोग के रूप में आप लोग इसको बोलते होंगे, केंद्रीय जल आयोग के रूप में आप इसको बोलते हैं। और याद रखिए कि बना कब था, इट वाज फॉर्म्ड इन 1945। अगर आपको कोई ईयर पूछ ही ले, कभी गए गुजरे भूले बिसरे, तो 1945 में ये बना था। एंड जब ये बना था तो इसको सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन बोलते थे, यानी CWINC बोलते थे, CWINC, यानी कि सेंट्रल वाटरवेज इरिगेशन एंड नेविगेशन कमीशन बोलते थे। 1945 में बना था ये, और ये बना था ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के एडवाइस पे इसको बनाया गया था, केंद्रीय जल आयोग को। तो ये थोड़ी कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो इन्होंने कहा है कि मुल्ला पेरियार डैम की जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही। आपके लिए सवाल है कि मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है और कौन सी नदी पे सिचुएटेड है, अगर आप ये बता पाए तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, है ना। आगे मूव करते हैं, इंडियाज इकोनॉमी एंड द चैलेंज ऑफ इनफॉर्मेलिटी। अब यहां पर ऑथर ने जो सबसे पहले बात तो हम ऑथर की जो मेन पॉइंट है उसको बता देता हूं। मेन पॉइंट जो ऑथर का वो ये है कि जो इंडिया है उसमें इनफॉर्मल जो जॉब्स है, इनफॉर्मल जॉब्स जो है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप अभी का भी प्रेजेंट नेचर देखेंगे जॉब्स का, तो 90% के आसपास जो जॉब है, 90% के आसपास जो वर्कफोर्स है वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में अटैच्ड है ना। ऑथर का ये कहना है कि इनफॉर्मल से फॉर्मेलिटी जब अपन आते हैं तो हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा फॉर्मल जॉब एम्प्लॉयमेंट आपकी कंट्री में होगा उतना ज्यादा आपका नेचर डेवलप्ड नेचर का माना जाएगा। ऑथर का ये कहना है कि 2016 से गवर्नमेंट ने कई एफर्ट्स किए हैं कि इकोनॉमी को फॉर्मलाइज किया जाए। गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू फॉर्मलाइज द इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, फॉर्मलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट का एक तरीके से कहना चाहिए पैरामीटर होता है। दैट्स अ पैरामीटर टू डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने बोला कि क्या क्या स्टेप, जैसे डिमोनेटाइजेशन किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, डिजिटाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, है ना, लेबर रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने देखा कि अलग अलग EPF PPF कुछ चीज नई चीजें इंक्लूड करने की कोशिश की, NPS का सिस्टम लाया, है ना। लेकिन अभी भी जो है वो इनफॉर्मल जो अभी भी जॉब रिसोर्स इंडिया में काफी ज्यादा है। और ऑथर ने कहा कि फॉर्मल सेक्टर की तरफ क्यों इतना हम जा रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि फॉर्मल सेक्टर इज फार मोर प्रोडक्टिव देन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड फॉर्मल वर्कर्स हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजंस है कि क्यों हम फॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं, क्योंकि फॉर्मलाइजेशन से जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी ज्यादा बढ़ती है। फॉर्मल सेक्टर इज फार मोर प्रोडक्टिव एंड फॉर्मल वर्कर्स हैव एक्सेस टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। जो पूरी जो लड़ाई है ना वर्कर लेबर रिफॉर्म्स की जो हम बात करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि उनको बेसिक जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे भाई। हेल्थ बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये सब नहीं मिल पा रहे थे। तो फॉर्मलाइजेशन की तरफ जब जाएंगे तो आपका लेबर वेलफेयर भी बढ़ेगा, है ना, ये सारी चीजें होंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज रहेगी। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। नाउ ऑथर ने यहाँ पे ये भी बताया कि बहुत सारी, अगर हम देखें देर आर मेनी थिंग्स, देखो यहाँ पे है, इट अंडर प्लेज इनफॉर्मेलिटी एज एन आउटकम ऑफ स्ट्रक्चरल हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। जो इनफॉर्मेलिटी होती है आपके यहाँ, वो सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि आपका जो हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स रही है, यानी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अगर आपके कंट्री में है तो आप इनफॉर्मेलिटी की तरफ मूव करोगे। दैट इज द आउटकम ऑफ दैट थिंग, ये ऑथर के यहाँ पे कहना है, ठीक है ना। और इसी कारण से जो प्रोटेक्शन का लेवल है वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स के लिए बहुत कम है। प्रोटेक्शन का लेवल मतलब कि वहां पे सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी या एजुकेशनल सिक्योरिटी, ये सब बहुत कम मिलती है। और आपका जो इनफॉर्मलाइजेशन है, अगर आप इनफॉर्मलाइजेशन को देखें तो दैट इज अ साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। इनफॉर्मेलिटी इज द साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ऑथर का कहना है इनफॉर्मेलिटी इज द साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। और यहां पे ऑथर ने यह भी कहा है कि भैया आपको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि आप अपनी इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करें, लोगों को जो उनके ड्यू बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करें, है ना। ग्लोबली आप एक अच्छी कंट्री के रूप में माने जाएंगे। फिर इसके बाद एक और चीज है कि अ वेल रिगार्डेड स्टडी, एक बहुत अच्छी स्टडी हुई थी जिसका नाम था इनफॉर्मेलिटी एंड डेवलपमेंट। इट आर्ग्यूज दैट द परसिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मेलिटी इज इन फैक्ट अ साइन ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे एक स्टडी थी इनफॉर्मेलिटी एंड डेवलपमेंट, जिसने क्लियर कर दिया है कि अगर आपके यहाँ इनफॉर्मेलिटी, इसका मतलब है कि आपके अंदर, आपके यहाँ जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, अंडर डेवलपमेंट, ठीक है ना। एंड एक और चीज है, एक और फाइंडिंग थी इसकी कि दैट इनफॉर्मेलिटी डिक्रीजेस विद इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे जैसे होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे
जैसे जैसे होगी, जो इनफॉर्मेलिटी है आपके इकोनॉमी की वो डिक्रीज होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो इनफॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी। दिस इज अ रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कुल मिलाकर के। एंड इसके अलावा ऑथर ने बोला कि जो बेसिकली कहना चाहिए कि जो अगर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का है तो उसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर होगा ये होगा इट्स मूवमेंट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स टू द फॉर्मल और मॉडर्न और ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसको स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, याद रखिएगा। दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे जैसे कंट्री डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, कंट्री विल मूव फ्रॉम, जो वर्कर्स हैं दे विल मूव फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी इनफॉर्मल जॉब्स टू हायर प्रोडक्टिविटी हायर पेइंग फॉर्मल जॉब्स। एंड यही बोला जाता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये चीज ईस्टर्न एशिया में हमको देखने को भी मिली है, और अभी इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में ये जरूर है कि इनफॉर्मेलिटी रिड्यूस हुई है कुछ जगहों पे, लेकिन बहुत ही धीरे। द पेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी स्लो इन इंडिया, वेरी स्लगिश इन इंडिया। तो यही चीज ऑथर ने कही कि द पेस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन, दिस स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया इज वेरी स्लो। This is what the author says in this article. I hope you got clarity regarding that. ठीक है ना? And बहुत सारी प्रयासों के बाद भी, despite well-intentioned efforts at formalization, the challenge of informality looms large for India. अभी भी द चैलेंज ऑफ इनफॉर्मेलिटी इज लूमिंग लार्ज फॉर इंडिया। अगर आप देखें तो इंडिया में अभी भी कोविड-19 को, कोरोना वायरस पैंडेमिक के जो इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। R&D हमारे इंडिया में अभी भी बहुत कम है। जो इन्वेस्टमेंट है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, वो बहुत ज्यादा कम है। तो इन सब कारणों से कई जगह हमको देखना कि हमको हायर पेइंग फॉर्मल जॉब्स नहीं मिल पाते हैं। व्हाट वी गेट इज दैट वी गेट इनफॉर्मल जॉब्स ओनली। तो हमको बहुत सारे पॉलिसी एफर्ट्स लेने पड़ेंगे जो कि इनफॉर्मल सेक्टर को चेंज करेंगे टुवर्ड्स फॉर्मल सेक्टर। वो लॉडेबल भी है, काफी अच्छे हमने लिए भी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा हमको करने की जरूरत है। ठीक है ना? और ऑब्वियसली बात है जॉब्स के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड इस तरीके से पंचर की दुकान और पकौड़े ही तलते रह जाएंगे ना, और वही सब तो इनफॉर्मेलिटी है। सो दैट शुड नॉट हैपन। तो यहाँ पे ऑथर ने वही चीज बोली कि यहाँ पे गवर्नमेंट को भी और ज्यादा एक्सेस प्रयास करने पड़ेंगे। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, ये हम चीज डिस्कस नहीं करेंगे। स्टिल ओवर पद्मा अवार्ड्स कंटिन्यूज इन बंगाल। अब बंगाल में भैया 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनको इस बार पद्मश्री देने की बात की गई, लेकिन तीनों ने मना कर दिया। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से पद्म भूषण। ही डिनाइड एक्सेप्टिंग द पद्म भूषण। इसके अलावा लेजेंडरी सिंगर है संध्या मुखर्जी। संध्या मुखर्जी एंड तबला मैस्ट्रो है अनिंदो चटर्जी। याद रखिएगा संध्या मुखर्जी द सिंगर, लेजेंडरी सिंगर, एंड अनिंदो चटर्जी इज ऑल्सो नोन एज अनिंद्य, ही इज अ तबला माइस्ट्रो। दे हैव रिजेक्टेड टेकिंग द पद्मश्री अवार्ड। अब टू लिटिल टू लेट वाली फिलॉसफी है इनकी, जो संध्या मुखर्जी का कहना है इट्स टू लिटिल एंड टू लेट। ऑब्वियस सी बात है किसी ऐसे सिंगर को जो कि 12 साल की उम्र से गा रही हो, उसको 90 साल की उम्र में आप दे रहे हैं, और कौन सा अवार्ड दे रहे हैं? पद्मश्री दे रहे हैं। जो आपने मतलब हर दूसरे तीसरे इंसान को दे रखा है ना। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कहना बनता है इनका, शी सेड दैट इट्स टू लिटिल एंड टू लेट आल्सो इन हर लाइफ टाइम। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग। इनके नाम जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। EU लॉन्चेस WTO केस अगेंस्ट चाइना फॉर टारगेटिंग लिथुआनिया। अब यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है WTO का केस अगेंस्ट चाइना फॉर टारगेटिंग लिथुआनिया। अब टारगेटिंग लिथुआनिया के ऊपर क्यों टारगेट किया जा रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। लिथुआनिया के ऊपर इसलिए टारगेट कर रही है चाइना क्योंकि लिथुआनिया ने ताइवान को बहुत इज्जत दे दी, उसको छोले भटूरे बना के खिलवा दिए हैं। ये सारी चीजें हुई हैं। देखो हुआ क्या कि लिथुआनिया ने क्या किया कि उनको पार्टी में बुला लिया ताइवान को, और चाइना ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि भैया किसी भी कंट्री ने अगर ताइवान को पार्टी में बुलाया तो मेरी दोस्ती खत्म, है ना। कुल मिलाकर के उन्होंने कहते हैं मेरी दोस्ती बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर आपने बुला लिया तो यही चीज यहाँ पे गलती हो गई इनसे। इन्होंने उसको बुला लिया लिथुआनिया वालों ने, और लिथुआनिया ने जैसे ही बुलाया चाइना ने उनसे दोस्ती तोड़ दी। ठीक है ना, चाइना ने उनसे दोस्ती तोड़ दी। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार लिथुआनिया का लोकेशन बता दूं।
अगर आप देखेंगे तो लिथुआनिया कहना चाहिए कि इस तरीके से एक छोटा सा समझ लो अफ्रीका ही है, इस तरीके का मैप है, बस थोड़ा उल्टा अफ्रीका है, आप बोल सकते हो उल्टा इस तरीके का, बिल्कुल लोकेशन इस तरीके का है। तो यहाँ पे ये टच करता है रशिया को, दिस इज द पार्ट वेयर इट टचेस रशिया। यहाँ पे टच करता है ये पोलैंड को, यहाँ नीचे टच करता है ये बेलारूस को, यहाँ टच करता है ऊपर ये लातविया को टच करता है इधर साइड, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो ये लातविया को टच करता है, रशिया को टच करता है, पोलैंड को टच करता है, बेलारूस को टच करता है इधर वाले पार्ट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और बेलारूस, लातविया और ये आपका कैलिनिनग्राड वाला पार्ट है जो रशिया का, वहाँ पे, और पोलैंड को टच करता है। और एक वाटर बॉडी है बाल्टिक सी, यहाँ पर एक वाटर बॉडी है बाल्टिक सी, इसीलिए बाल्टिक नेशन में भी आता है लातविया, लिथुआनिया, इनको बाल्टिक नेशन भी कहते हैं अपन लोग, बाल्टिक सी को टच करते हैं ना इसलिए, तो यहाँ पर आते हैं। तो ये आपकी लोकेशन होगी लिथुआनिया की। अब लिथुआनिया ने क्या किया, मैंने बताया आपको कि इन्होंने चाय पकौड़ी, बढ़िया छोले भटूरे और वही फ्राइड राइस और ये सब बना करके ताइवान वालों को खिला दिया। अब इन्होंने, चाइना ने बोला था कि ऑलरेडी कि आपको बुलाना नहीं है, बुलाना तो दूर, इन्होंने तो फ्राइड राइस और ये सब मंचूरियन भी खिला दिया, वो भी ड्राई वाला बढ़िया। तो ये सब उन्होंने करवाया, तो यहाँ पे चाइना गुस्सा हो गया, उन्होंने लगा आपने क्यों किया, हमको तो आपने कभी नहीं बुलाया इस तरीके से। तो काफी लड़ाई हो गई इन दोनों कंट्रीज के बीच। अब ईयू यानी तीसरा पार्टी ईयू है, वो भी पार्टी में गया था। अब उसने ये कह दिया कि भैया ये तो हमारा दोस्त है, आपने इसके अगेंस्ट ऐसे कैसे कर दिया। तो इस कारण से उसने क्या किया, इस कारण से उसने ये कह दिया कि अब हम आपके खिलाफ एक केस लगाएंगे WTO पे, क्योंकि आप इस तरीके से सैंक्शंस नहीं लगा सकते, इस तरीके से ट्रेड को किसी कंट्री के वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। एंड बीजिंग काफी आउटरेज्ड है तालिबान के ताइवान एक ही जैसा लगता है ना, ताइवान के उसमें उन्होंने कहा कि आपने उसको कैसे एक अलग कंट्री के रूप में दर्जा दे दिया, आपने कैसे उनको मान लिया। और लिथुआनिया कहता है कि मान ला कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। इनको लिथुआनिया बोलता है देखो नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, उसने बोला कि भाई हम तो खुद ही फुकरे हुए हैं। लिथुआनिया का अगर आप कंट्री देखे तो आप बोलेंगे कि लिथुआनिया तो खुद ही फुकरा हुआ है, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसका ठीक है लगा लो सैंक्शन, हम ट्रेड ही 3 रुपए का करते हैं आपसे, हमको करेगा, हमको पड़ेगा क्या फर्क, है ना। तो दैट इज थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। अगली जो चीज है, इंडिया सीज बूस्टिंग बजट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस बार जो है बेसिकली इंडिया जो है बजट में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के लिए सोच रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पीएम गति शक्ति आपको याद होगा, पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट याद होगा, याद है कि नहीं है भैया, याद रखना, ऐसी चीजें मत भूल जाना कृपया करके, क्योंकि एग्जाम में जब आएंगे तो फिर आप लोग मेरा मुंह ताकेंगे, बोलेंगे सर आपने क्या पढ़ाया था। अब मैंने पढ़ाया तो है, लेकिन आपको याद कितना ये देखने वाली बात है। यहां पे इंडिया जो बजट में प्लान कर रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्चा है वो बढ़ाने की सोच रहा है। ऑब्वियस सी बात है, पीएम गति शक्ति मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दूसरी चीज, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा जरूरी फीचर होता है, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब आता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आता है, दूसरी कंट्रीज के इन्वेस्टर्स भी आते हैं, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ज्यादा होती है, कंजम्पशन भी बढ़ता है। और अभी भी कंजम्पशन जो है वो बहुत लो है, प्री पैंडेमिक लेवल से अगर हम देखें तो उससे लो है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर अगली जो न्यूज देखो, इंडियन बॉन्ड यील्ड स्पाइक्ड व्हाइल द रुपी स्टक अ 1 month लो ऑन थर्सडे ऑन कंसर्न्स ऑफ पोटेंशियल आउटफ्लो आफ्टर द फेडरल रिजर्व डिलीवर्ड अ मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड अपडेट। अब यहां पर मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि फेडरल रिजर्व जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है ना। फेडरल रिजर्व जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है, जैसा इंडिया में होता ना, इंडिया जैसा ही वहां पे भी हो रहा है। देखो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाया जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा हो। ऑब्वियस सी बात है, इन्फ्लेशन अगर ज्यादा है आपकी कंट्री में, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है आपकी कंट्री में, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ना। तो सेम फेडरल बैंक भी यही तो कर रहा है, वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा था तो उन्होंने बढ़ा दिया, हॉकिश पॉलिसी की तरफ चले गए, इन्फ्लेशन हॉक बोलते हैं इसको, हॉकिश पॉलिसी की तरफ गए, है ना। अगर वही उसका अपोजिट होता तो उसको डोविश पॉलिसी बोलते हैं, DOVISH, ठीक है ना। यहां पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हॉकिश पॉलिसी को लाया जाता है। अब देखो यहां पे दिक्कत क्या होती है, जैसे ही वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो लोग पैसा निकालेंगे नहीं, लोग पैसा उल्टा जमा करने लगेंगे। कहां जमा करने लगेंगे, वहां के फेडरल रिजर्व बैंक में, क्योंकि वहां पे जमा करना ज्यादा लिक्विडेटिव हो जाएगा, एक तो सिक्योरिटी पूरी है, दूसरी चीज इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है। तो यही खतरा है कि जो दूसरी इकोनॉमीज, दूसरे कंट्रीज के बैंक्स में जो पैसा है वहां से भी इन्वेस्टर्स पैसा खींच करके कहीं फेडरल रिजर्व बैंक में ना जमा कर दें। तो दैट इज द बेसिक थिंग जो कि फंडा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यह आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना।
स्विस गोल्ड एक्सपोर्ट टू चाइना एंड इंडिया हिट मल्टी ईयर्स हाई। तो यहाँ पे स्विस गोल्ड एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया और चाइना दोनों के मार्केट्स में काफी ज्यादा था। कोविड के बाद स्पेशली देखा गया कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है ना। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द बजट फॉर्मुलेशन। यहाँ पे हम बजट फॉर्मुलेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले बजट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसीट और तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेफिसिट, है ना। एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा हुआ, रिसीट मतलब कितना पैसा आएगा, और डेफिसिट मतलब कि इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, है ना। बचेगा कि और एक्स्ट्रा बोरोइंग करना पड़ेगा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो यहां पर देखो मैनी क्लासिफिकेशन है। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर भी 2 तरीके के हो गए। कौन कौन से हो गए एक्सपेंडिचर? हो गए 2 तरीके के। एक हो गया कैपिटल और दूसरा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है ना। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड विद द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग एसेट्स ऑफ अ ड्यूरेबल नेचर और रिड्यूसिंग रिकरिंग लायबिलिटीज। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देखो सिंपल से समझना, फंडा बहुत सिंपल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो या तो आपके एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए होता है या आपकी जो रिकरिंग लायबिलिटीज है उनको रिड्यूस करने के लिए होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होता है? बस एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों होता है? या तो वो आपके एसेट्स को बढ़ाने के लिए होता है या फिर आपकी जो रिकरिंग लायबिलिटीज है उनको घटाने के लिए होता है, ठीक है ना। दूसरी चीज एक्सपेंडिचर, जैसे कि अब हम देखेंगे मान लो नए स्कूल्स बन रहे हैं या नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तो इनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे ना, क्योंकि नए एसेट बना रहा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नया हॉस्पिटल बना रहे हो, नया एजुकेशन सिस्टम बना रहे हो, नया बैंक बना रहे हो, तो ये सब क्या है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें कोई एसेट नहीं बनता है या कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे कि सैलरी दे रहे हैं आप, वेजेस दे रहे हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ना इसमें कोई आपका एसेट क्रिएट हो रहा है, ना ही आपकी लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही हैं। वो तो आपको अगले महीने भी देनी है ना। तो ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एक्सपेंडिचर जो होता है उसको हम सेक्टर वाइज भी डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि जनरल सर्विसेज में होने वाला एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक सर्विसेज में, सोशल सर्विसेज में, ग्रांट इन एड्स, ये सब जो अलग अलग सेक्टोरल एक्सपेंडिचर है उसको हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर से इकोनॉमिक सर्विसेज में हमने बोला कि एक्सपेंडिचर इकोनॉमिक सर्विसेज में हो रहा है। इसका मतलब ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, एलाइड सेक्टर में। सोशल सेक्टर में एक्सपेंडिचर मतलब कि एजुकेशन में, हेल्थ में, इनको कहते हैं, ठीक है ना। और दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब रिसीट्स की बात करें तो इसमें भी वही 3 कंपोनेंट हो गए। एक हो गया रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, दूसरा आपका नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हो गया और तीसरा डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हो गया। एक हो गया क्या? रेवेन्यू रिसीट्स, एक हो गया डेट नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, एक हो गया डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है ना। तो रिसीट्स के केस में देखो क्या होता है, जो रेवेन्यू रिसीट्स है इसका मतलब कि वो तो आपका टैक्सेस एंड नॉन टैक्स सोर्सेज हो गए। जो टैक्सेस से जो मिलने वाला पैसा है वो सीधे सीधे रेवेन्यू रिसीट में आ गया। अब नॉन डेट रिसीट्स भी होती हैं। नॉन डेट रिसीट्स होते हैं मतलब कि इसमें आपकी डेट नहीं बढ़ती है, वो आपको मतलब एज आपको आपके पास आता है एज अ कैपिटल रिसीट एंड डू नॉट जनरेट एडिशनल लायबिलिटी। ये एडिशनल लायबिलिटी नहीं जनरेट करता है, ठीक है ना। रिकवरी ऑफ लोन एंड प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, इसको आप नॉन डेट में ऐड करेंगे। किसको किसको? जैसे आपने कोई लोन रिकवर किया या डिसइन्वेस्टमेंट किया आपको, तो यहां पर भी आपको पैसा मिला, लेकिन ये आपकी लायबिलिटी नहीं बढ़ा रहा है ना, ये आपकी एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है लेकिन लायबिलिटी नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका डिसइन्वेस्टमेंट से आने वाला जो पैसा है या रिकवरी ऑफ लोन आपने किया, तो ये आपका किस में आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा किस में? ये आपका आएगा नॉन डेट कैपिटल रिसीट में आएगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, है ना। अगला अगर आप देखें तीसरा जो है, कुछ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स भी होती हैं। डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स मतलब कि जिसमें फ्यूचर पेमेंट गवर्नमेंट को करना पड़े या फिर लायबिलिटी के रूप में जो आती है, मतलब अगर किसी से ले लिया पैसा तो भैया उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी या उसमें देना पड़ेगा, आगे भी चुकाना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये आपके डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती है, ठीक है ना। अब तीसरा जो पार्ट था बजट का वो है डेफिसिट वाला पार्ट, जिसमें आप फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड सम ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट रिसीट्स। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर ये मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं आपको। देखो इसमें जो इसका फॉर्मूला है वो होगा टोटल एक्सपेंडिचर टीई माइनस ब्रैकेट में रहेगा रेवेन्यू रिसीट आरआर प्लस
नॉन डेट कैपिटल रिसीट, NDCR, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सॉरी फॉर दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है यहाँ पे। आपको समझ में आ गया ना। एंड इसके आगे देख लेते कुछ चीजें और है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इट इंडिकेट्स हाउ मच द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग इन नेट टर्म्स, है ना। अगर पॉजिटिव फिस्कल डेफिसिट आ गया तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, है ना। कहां से बोरो करना पड़ेगा? बाहर से बोरो करते। तो एक तरह से फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की बोरोइंग को भी रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। यहां पर प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। जब आप फिस्कल डेफिसिट निकाल लो, उसमें माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट्स को, मतलब जितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसको माइनस कर दो, तो आपका प्राइमरी डेफिसिट आता है। मतलब कि प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। एंड रेवेन्यू डेफिसिट आपका क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट से जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हो, मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर देते हो, तो वो आपका क्या होता है? दैट इज नोन एज द योर रेवेन्यू डेफिसिट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज आइटम्स। दैट इज इट फॉर दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस मैं थोड़ी देर में और प्रोवाइड करूंगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।